नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त पंकज शर्मा हाजिर हूं आपके सामने प्राचीन भारत का इतिहास लेकर के। मौर्यकालीन साम्राज्य के बारे में हम बात कर रहे थे। पिछली दो क्लासेस में हमने देखा मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में। आज हम बात करेंगे मौर्य काल की न्याय व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था और सैन्य प्रशासन के बारे में। आगे बढ़े उससे पहले बात करते हैं कुछ हमारे बारे में। ये कोर्सेज हैं जो मेरे द्वारा अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस, प्लस कोर्सेज एंड यूट्यूब क्लासेस पर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। इंडियन एंड राजस्थान पॉलिटी, इंडियन एंड राजस्थान हिस्ट्री कल्चर, इंडिया एंड राजस्थान करंट अफेयर्स, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस एंड आंसर सेशंस, टेस्ट सीरीज एंड मैनी मोर अदर थिंग्स फॉर ऑल ऑफ यू। दोस्तों, व्हाट इज अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन? व्हाट इज अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन? तो यहाँ आपको मिलती हैं लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और क्विजेस प्रोवाइड कराई जाती हैं। डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं जहां आपके डाउट्स को दूर किया जाएगा और कंप्लीट सिलेबस आपका कवर करवाया जाता है। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के और क्या क्या प्रॉफिट्स हैं? एडुकेटर्स के द्वारा लाइव स्ट्रक्चर कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। एडुकेटर्स परीक्षा की पूरी तैयारी कराते हैं। कहीं भी कभी भी अनलिमिटेड लाइव क्लासेस आपको मिल जाएंगी। वीकली क्वेश्चन आंसर्स कराए जाते हैं। प्लस कोर्सेज में डाउट क्लियरिंग क्लासेस होती हैं। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी और बिल्कुल सही मार्गदर्शन में तैयारी कराई जाती है। क्या करना होगा आपको? अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है और उसे इंस्टॉल करने के बाद आपको अपनी एक प्रोफाइल बनानी है और उस प्रोफाइल के नीचे आप जब प्लस ऑप्शन दिखेगा उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मैनेज गोल्स आएंगे। मैनेज गोल्स में स्टेट पीएससी पे क्लिक करना है और उसमें आपको आरपीएससी को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको टाइम ड्यूरेशन सेलेक्ट करना है कि कितने महीने का कोर्स आप लेना चाहते हैं, 12 महीने या 24 महीने। तो जो फ्रेशर्स हैं जिन्होंने अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, 12th पास आउट है, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, फर्स्ट टाइम दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द राजस्थान एग्जाम्स, सो दे शुड गो फॉर 24 मंथ सब्सक्रिप्शन। और वो बच्चे जो काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं बट स्टिल दे आर नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस इन द प्रिपरेशन, सो दे शुड गो फॉर एटलीस्ट 1 ईयर सब्सक्रिप्शन। अब जब आप टाइम ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद में आपको एक रेफरल कोड यूज लेना है, पंकज 9, PANKAJ9। इस पर क्या होता है दोस्तों? आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी 1 ईयर का 7000 रुपीज का जो कोर्स है वो आपको 6300 में प्रोवाइड करा दिया जाता है और 2 ईयर्स का जो 8400 का कोर्स है वो आपको 7560 में ही प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो रेफरल कोड यूज करिए पंकज 9 और साथ में ये अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसे ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको हमारी यूट्यूब क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। स्पेशल क्लासेस जो कि फ्री क्लासेस होती हैं उसके लिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और प्लस कोर्स खरीदकर प्लस कोर्स में अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। चलिए दोस्तों, तो अभी हम यहाँ पहले बात करते हैं मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था के बारे में। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। किस प्रकार का जुडिशियल सिस्टम था यहां पे? देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, सम्राट जो होता था यानी राजा, सम्राट सर्वोच्च वह अंतिम न्यायाधीश होता था। सम्राट सर्वोच्च वह अंतिम न्यायाधीश होता था। ठीक है। दूसरी बात, यानी जैसे वर्तमान में हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हम कह सकते हैं कि वो न्यायिक व्यवस्था का सबसे सुप्रीम, सर्वोच्च और अंतिम न्यायाधीश है। उसी प्रकार से मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में सम्राट जो होता था वो सर्वोच्च एवं अंतिम न्यायाधीश
होता था। उसके बाद कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दो प्रकार के न्यायालयों की बात की गई है। एक न्यायालय था जिसका नाम था धर्मस्थीय और एक था कंटक शोधन। कंटक शोधन। तो ये दो प्रकार के न्यायालयों की बात की गई है, धर्मस्थीय और कंटक शोधन। ठीक है। धर्मस्थीय जो ये टाइप है न्यायालय का, ये दीवानी न्यायालय होता था। ठीक है। और ये जो कंटक शोधन होता था ये फौजदारी न्यायालय होता था। तो फौजदारी न्यायालय में क्या होते हैं, नागरिकों के आपस में लड़ाई झगड़े के मामले हो गए, चोरी डकैती मारपीट हत्या, ये सारे फौजदारी मामलों में जाएंगे। और दीवानी न्यायालय में आपके जमीन संबंधी विवाद है, राजस्व संबंधी विवाद है, सिविल मामले जितने भी हैं वो दीवानी न्यायालय में जाते हैं। तो धर्मस्थीय न्यायालय का जो प्रकार है अर्थशास्त्र के अनुसार वो दीवानी न्यायालय होता था और कंटक शोधन जो है वो फौजदारी न्यायालय होता था। ये वर्तमान व्यवस्था आपको आज भी दिखाई देगी। ये वर्तमान व्यवस्था जो है आज भी जिला न्यायालय जो होते हैं उसमें दो प्रकार में वो बटा होता है, दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय में। दीवानी न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वर्तमान में अगर हम बात करें तो उसे क्या कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है। और जो फौजदारी न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसको कहा जाता है सत्र न्यायाधीश, सेशन जज। समझ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अर्थशास्त्र में जो न्यायिक व्यवस्था मौर्य काल में बताई है वो कहीं ना कहीं वर्तमान न्यायिक व्यवस्था से हम उसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो सम्राट जो होता था वो सर्वोच्च और अंतिम न्यायाधीश होता था। दूसरी बात, चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दो प्रकार के न्यायालयों की बात की गई है, धर्मस्थीय न्यायालय और कंटक शोधन न्यायालय। धर्मस्थीय न्यायालय दीवानी न्यायालय का प्रकार था और कंटक शोधन जो है वो फौजदारी मामलों का न्यायालय होता था। ठीक है। चलिए, फौजदारी मामलों का जो न्यायाधीश होता था दोस्तों, ठीक है, फौजदारी मामलों का जो न्यायाधीश होता था उसको कहा जाता था प्रदेष्टा। क्या कहा जाता था, प्रदेष्टा। फौजदारी मामलों का जो न्यायालय होता था उसका जो न्यायाधीश होता था उसे कहा जाता था प्रदेष्टा कहा जाता था। ठीक है। चलिए, फिर जनपद के लिए एक अलग से न्यायाधीश होता था। जनपद के लिए एक अलग से न्यायाधीश होता था। ठीक है। जनपद आपको पता ही है, कई जनों से मिलकर के जनों से मिलकर के एक जनपद बनता था। जनपद का जो न्यायाधीश होता था उसको राजुक कहा जाता था, राजुक। ठीक है। और जो नगर का न्यायाधीश होता था, नगर न्यायाधीश, उसे कहा जाता था व्यवहारिक महामात्र। व्यवहारिक महामात्र। बात क्लियर है क्या? ठीक है। तो सम्राट जो होता था वो सर्वोच्च और अंतिम न्यायाधीश होता था। फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश को प्रदेष्टा, जनपद न्यायाधीश को राजुक और नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र कहा जाता था। ठीक है। चाणक्य के अनुसार, चाणक्य के अनुसार मौर्य शासन व्यवस्था के मौर्य शासन व्यवस्था के 4 प्रमुख अंग थे। 4 प्रमुख अंग थे। ठीक है। कौन कौन से थे वो? पहला प्रमुख अंग था धर्म, दूसरा था व्यवहार, तीसरा था चरित्र और 4th नंबर पे था राज शासन।
धर्म, व्यवहार, चरित्र और राज शासन। ये मौर्य शासन व्यवस्था के 4 प्रमुख अंग थे। इन चारों व्यवस्थाओं के आधार पर मौर्य शासन व्यवस्था का निर्माण किया गया था, जिसमें इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता था। राजा में भी, राजा की जो एडमिनिस्ट्रेटिव टीम होती थी उसमें भी, और साथ ही प्रजा के अंदर भी। समझ में आ रही है बात? धर्म, व्यवहार, चरित्र और राज शासन, ये 4 प्रकार की व्यवस्थाएं थी जिनके आधार पर मौर्य शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का कार्य किया जाता था। ठीक है। न्यायिक व्यवस्था में जो चोरी और लूट के मामले आते थे, चोरी और लूट के मामले, उन्हें साहस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? साहस। ठीक है। इन्हें कहां लेके जाया जाता था? इन्हें लेके जाया जाता था, चोरी और लूट के मामलों को क्या कहा जाता था? साहस कहा जाता था। क्लियर है? तो चोरी और लूट के मामले कहां जाएंगे? फौजदारी न्यायालय में जाएंगे। क्लियर है? तो ये जरूर याद रखिएगा, दोनों प्रकार की व्यवस्था, धर्मस्थीय दीवानी न्यायालय, कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय, दोनों बातें आपको विशेष रूप से याद रखनी है। चलिए, तो आगे अब बढ़ेंगे। न्यायिक व्यवस्था में बस इन्हीं इंपॉर्टेंट बातों को हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था के बारे में। मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? गूढ़ पुरुष कहा गया है। गूढ़ पुरुष कहा गया है। 2 प्रकार के गुप्तचर थे भैया, एक था संस्था और एक था संचारा। गुप्तचरों को क्या कहा गया है? गूढ़ पुरुष कहा गया है। और 2 प्रकार के गुप्तचर थे, संस्था और संचारा। संस्था क्या होती है? एक स्थान पर फिक्स होती है, इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन इधर से उधर चल सकता है क्या? संस्था का मतलब क्या होगा? अगर हम संस्था का मतलब समझे, इंस्टीट्यूशन एक जगह फिक्स होगा, तो संस्था का जो गुप्तचर, यानी वो गुप्तचर जिसे संस्था टाइप ऑफ वर्क मिला था, क्योंकि ये दोनों व्यवस्थाएं हैं, 2 प्रकार के गुप्तचर हैं, संस्था और संचारा। तो एक व्यक्ति या तो संस्था में काम करेगा या संचारा प्रकार का काम करेगा। जो व्यक्ति, वो गुप्तचर, वो गूढ़ पुरुष जो संस्था टाइप का काम करेगा, वो एक ही स्थान पर रह करके काम करेगा, एक ही स्थान पर रहकर, एक ही स्थान पर रहकर कार्य करेगा। क्लियर है? एक ही स्थान पर रहकर कार्य करेगा। राइट। दूसरा जो है वो संचारा जो है, अब आप समझ सकते हैं इसका अपोजिट हो जाएगा। ये क्या करेगा? एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके। तो 2 प्रकार के गुप्तचर व्यवस्था हमें दिखाई देती है। अर्थशास्त्र के अनुसार गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष गूढ़ पुरुष का मतलब क्या होगा? गूढ़ का मतलब क्या है? पुरुष तो मेल हो गया। गूढ़ यानी जो अपना भेद किसी को पता नहीं लगने दे, जो क्या है वो आपको पता नहीं लगने दे। वर्तमान में भी ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ पर 2 प्रकार की इंटेलिजेंस व्यवस्थाएं हैं वर्तमान भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में। एक है आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, और एक है रॉ। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो आंतरिक रूप से कार्य करती है पूरे देश में।
जो हमारे आसपास घूम रहे हैं, वो नजर रखते हैं कि क्या शांति और सुरक्षा बनी हुई है, क्या किसी प्रकार का कोई अराजक तत्व राष्ट्र की शांति को नुकसान पहुंचाने की तो कोशिश नहीं करने वाला है। हमें नहीं पता है कि हमारे आसपास में कौन इंटेलिजेंस का कार्य कर रहा है, समझ रहे हैं। हो सकता है आपके परिवार का नहीं हो, लेकिन अब जब आप बाहर घूमते हैं, किसी रेस्टोरेंट में होते हैं, मूवी हॉल में होते हैं, आप किसी भी पब्लिक प्लेस में हैं, तो वहां हो सकता है कि कोई व्यक्ति ये नजर रखने के लिए है कि सब कुछ सही तो है, किसी प्रकार की कोई अशांति तो नहीं है। और जो रॉ होती है वो इंटेलिजेंस काम करती है इंटरनेशनल लेवल पे, भारत की बाहरी सुरक्षा के लिए, बाहरी दुश्मनों से बचाने के लिए, यानी आतंकवादी गतिविधियों से बचाने के लिए। समझ रहे हैं। वो ये ध्यान रखते हैं कि अन्य राष्ट्रों में किसी भी प्रकार की कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं हो रही है हमारे देश के खिलाफ। तो आपने ऐसी मूवीज देखी होंगी बहुत सारी, एक द टाइगर, रॉ, समझ रहे हैं। तो अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है। दो प्रकार की गुप्तचर व्यवस्था थी। एक होता था जो संस्था के रूप में कार्य करता था, यानी एक ही स्थान पर रहकर वो इंटेलिजेंस का कार्य करता था, और दूसरा जो होता था वो संचारा टाइप ऑफ होता था, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करता था। दोस्तों क्लियर है। अब हम देखेंगे कि जो संस्था गुप्तचर है, ये 5 प्रकार के थे। इसमें संस्था गुप्तचर 5 प्रकार की व्यवस्था है। ठीक है। पहला होता था काप्टिक, ठीक है। दूसरा होता था उदास्थित, ठीक है। तीसरा होता था ग्रहपतिक। फोर्थ होता था वैदेहक, और फिफ्थ टाइप का होता था तापस। कापाटिक होता था दूसरों के रहस्य जानने वाला, दूसरों के रहस्य जानने वाला, ठीक है। ये जो होता था ये विद्यार्थी के वेश में रहता था, स्टूडेंट के वेश में, विद्यार्थी के वेश में रहता था, एक स्टूडेंट की तरह रहता था। उदास्थित जो होता था वो सन्यासी का वेश धारण करके रहता था और देखता था कि भैया चल क्या रहा है, समाज में क्या चल रहा है। ग्रहपतिक जो होता था वो गरीब किसान के वेश में रहता था, गरीब किसान के वेश में। कितना इंटरेस्टिंग है। और वैदेहक जो होता था वो गरीब व्यापारी के वेश में रहता था। और जो तापस होता था ना, तापस को रिलेट कर लीजिए तपस्या से। ये क्या करता था, सिर मुंडाए, जटा धारण किए, सन्यासी के वेश में रहता था। दोस्तों वेरी इंटरेस्टिंग, सन्यासी के वेश में रहता था। देखो भैया, संस्था यानी एक स्थान पर रह करके कार्य करने वाला गुप्तचर। इसमें पहला जो प्रकार हमने देखा वो है काप्टिक, अर्थात दूसरों के रहस्य जानने वाला। अब दूसरों के रहस्य तो ये सारे ही जानेंगे, तभी तो गुप्तचर है। जब तक दूसरों के रहस्य नहीं जानेंगे तब तक किस प्रकार से सूचनाओं को एकत्र कर पाएंगे, हाउ दे विल कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। लेकिन काप्टिक जो गुप्तचर है वो विद्यार्थी के वेश में रहता था। उदास्थिक जो है वो सन्यासी के वेश में रहता था। ग्रहपतिक गरीब किसान के वेश में रहता था। वैदेहक
गरीब व्यापारी के वेश में रहता था और तापस जो है वो सिर मुंडाए जटा धारण किए एक सन्यासी के वेश में रहता था। याद कर लीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद देखते हैं संचारा में कितने प्रकार के गुप्तचर हैं। जहां भ्रमणशील गुप्तचर होंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने वाले। भ्रमणशील गुप्तचर, देखिए पहला इसमें जो है वो है सत्री। ठीक है, सत्री जो होता था वो समुद्री विद्या जानता था, समुद्री विद्या जानता था, उसे ज्योतिष का ज्ञान भी होता था, उसे व्याकरण का ज्ञान भी होता था, उसे इंद्रजाल का ज्ञान भी होता था, उसे वशीकरण का ज्ञान भी होता था, तथा वो नाचने और गाने की कला में भी बिल्कुल निपुण होता था, परफेक्ट होता था। अब आप बोलेंगे कि सर भ्रमणशील गुप्तचर यानी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम करके रहस्य जानने की कोशिश कर रहा है, मौर्यकालीन सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था सही तरह से शांतिपूर्वक सुचारू रूप से चल रही है या नहीं चल रही है उसे जानने का प्रयास करता था। लेकिन उसे जानने के लिए उसे इन विद्याओं का नॉलेज क्यों होना चाहिए था? अरे भैया, जब आप अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, आप दूसरे राज्य में अगर जाएंगे तो आप वहां के इंटरनल इंफॉर्मेशन तक तभी पहुंच पाएंगे ना जब आप उसके इंटरनल सिस्टम का हिस्सा होंगे। तो आपको कुछ ना कुछ आना चाहिए, तभी तो आप उस दूसरे जो भी दुश्मन राज्य है उसके अंदर घुस पाएंगे, उसके अंदर सिस्टम में एंटर कर पाएंगे। तो जो सत्री प्रकार का गुप्तचर होता था वो समुद्री विद्या, ज्योतिष, व्याकरण, इंद्रजाल, वशीकरण और नाचने गाने की कला में माहिर होता था। ठीक है। दूसरा होता था एक तीक्ष्ण, संचारा में ही क्या होता था? तीक्ष्ण। ये धन के लिए प्राणों की भी परवाह न कर हर तरह के खतरे को, हर तरह के खतरे को उठाने वाला गुप्तचर होता था। यानी इसको बस धन चाहिए था, उसके बाद आप इसको बोल दो तो ये कहीं पर भी रॉबिन हुड बन के घुस जाएगा। तीक्ष्ण जो है वो धन के लिए प्राणों की भी परवाह न करने वाला, हर तरह के खतरे को उठाने वाला गुप्तचर होता था। तीसरा देखिए सरद। सरद जो होता था वो अपने बंधुओं से यानी भाइयों से, अपने बंधुओं से भी स्नेह प्यार न रखने वाला, न रखने वाला क्रूर व आलसी प्रकृति का गुप्तचर होता था। क्रूर व आलसी प्रकृति का गुप्तचर। सरद जो होता था वो अपने बंधुओं से किसी से प्यार नहीं रखता था, क्रूर होता था, बड़ा वॉयलेंट होता था, लेकिन आलसी प्रकृति का गुप्तचर होता था। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए परिव्राजिक। परिव्राजिक ये क्या है? परिव्राजिक सन्यासियों के वेश में कार्य करने वाला गुप्तचर।
सन्यासियों के वेश में कार्य करने वाला गुप्तचर। ठीक है, तो दोस्तों ये है संचार प्रकार के, 4 प्रकार के हो गए। पहला सत्री जो कि समुद्री विद्या, ज्योतिष, व्याकरण, इंद्रजाल, वशीकरण और नाचने गाने की कला में बिल्कुल माहिर होता था। दूसरा है तीक्ष्ण, धन के लिए प्राणों की भी परवाह न कर हर तरह के खतरे को उठाने वाला गुप्तचर होता था तीक्ष्ण। तीसरा है सरद, जो अपने बंधुओं से भी स्नेह न रखने वाला क्रूर व आलसी प्रकृति का गुप्तचर होता था। परिव्राजिक जो होता था वो सन्यासियों के वेश में कार्य करने वाला गुप्तचर होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट ये है कि राजा की व्यक्तिगत सुरक्षा हेतु महिला अंगरक्षिका, यानी इसकी महिला बॉडीगार्ड भी होती थी राजा की, महिला अंग रक्षिका होती थी। ठीक है, मेगस्थनीज और स्ट्रेबो दोनों विदेशी इतिहासकार हैं, वो इस बात का वर्णन करते हैं कि राजा की सुरक्षा हेतु महिला अंगरक्षिकाएं होती थी। मेगस्थनीज व स्ट्रेबो इसका वर्णन करते हैं। ठीक है, जो महिला अंगरक्षिकाएं होती थी दोस्तों, महिला अंगरक्षिकाएं जो होती थी उन्हें क्या कहा जाता था? समारानुरांगिनी। समारानुरांगिनी, ये बात है भैया। तो अपन ने क्या क्या समझा अभी तक? मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था देखी, सम्राट सर्वोच्च और अंतिम न्यायाधीश होता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार 2 प्रकार के न्यायालय थे, धर्मस्थीय न्यायालय जो दीवानी प्रकार के न्यायालय थे, कंटक शोधन न्यायालय जो फौजदारी प्रकार के न्यायालय थे। फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश को प्रदेष्टा, जनपद न्यायाधीश को राजुक और नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र कहा जाता था। चाणक्य के अनुसार मौर्य शासन व्यवस्था 4 प्रमुख अंगों पे या 4 प्रमुख पिलर्स पे टिकी होती थी, धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजशासन। चोरी और लूट के मामले को कहा जाता था साहस। फिर उसके बाद हमने मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था देखी, जिसमें अर्थशास्त्र के अनुसार गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है। गुप्तचरों में 2 प्रकार की संस्थाएं हैं, संस्था और संचारा। संस्था जो है वो एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर थे। संचारा जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने वाले गुप्तचर थे। संस्था गुप्तचर जो थी वो 5 प्रकार की थी, कापटिक यानी दूसरों के रहस्य जानने वाला, और ये विद्यार्थी के वेश में रहता था। उदास्थिक सन्यासी के वेश में रहने वाला, ग्रहपतिक गरीब किसान के वेश में रहने वाला, वैदेहक गरीब व्यापारी के वेश में रहने वाला, और तापस सिर मुंडाए जटा धारण किए सन्यासी के वेश में रहने वाले गुप्तचर होते थे। तो ये 5 प्रकार के जो गुप्तचर हैं वो एक स्थान पर रहकर कार्य करते थे, लेकिन अलग अलग वेश धारण करके रहते थे। संचारा जो है वो भ्रमणशील गुप्तचर है, जिसमें भी 4 प्रकार के हैं। पहला सत्री जो कि समुद्री विद्या, ज्योतिष, व्याकरण, इंद्रजाल, वशीकरण और नाचने गाने की कला में निपुण होता था, क्योंकि इन्हें दूसरे राज्य के अंदर प्रवेश करके कार्य करना होता था। दूसरा होता था तीक्ष्ण, जो कि धन के लिए प्राणों की भी परवाह न कर हर तरह के खतरे को उठाने वाला गुप्तचर होता था। सरद जो होता था वो किसी से प्रेम नहीं रखता था, वायलेंट होता था, बड़ा क्रूर होता था, लेकिन आलसी प्रकृति का गुप्तचर था। और आखिरी जो था
4th नंबर परिव्राजिक, सन्यासियों के वेश में कार्य करने वाला गुप्तचर परिव्राजिक होता था, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करता था। राजा की व्यक्तिगत सुरक्षा हेतु महिला अंगरक्षिकाएं यानी विमेन बॉडीगार्ड्स होती थी। मेगास्थनीज और स्ट्रेबो इसका वर्णन करते हैं और महिला अंगरक्षिकाओं को समारानुरांगिनी कहा जाता था। दोस्तों बात क्लियर है? चलिए अब इसके बाद में एक आखिरी बात और करेंगे और वो बात करेंगे हम सैन्य प्रशासन के बारे में। ठीक है देखिए, मेगास्थनीज के अनुसार सैन्य प्रशासन छह प्रकार की समितियों द्वारा देखा जाता था। छह प्रकार की समितियों द्वारा देखा जाता था। हर समिति में 5 सदस्य होते थे। हर समिति में 5 सदस्य होते थे। तो मेगास्थनीज के अनुसार सैन्य प्रशासन जो है वो 6 प्रकार की समितियों द्वारा देखा जाता था और हर समिति में 5 सदस्य होते थे। सेना के 5 अंग थे। सेना के टोटल 5 अंग थे। पैदल सेना, अश्वारोही सेना जो कि घोड़ों पर सवार रहती थी, हाथी सेना जो हाथी पे सवार रहती थी, रथ सेना जो रथ पे सवार रहती थी और नौसेना जो समुद्री सुरक्षा का कार्य करती थी। तो सेना जो है वो सैन्य प्रशासन जो है वो 6 प्रकार की समितियों के द्वारा देखा जाता था। हर समिति में 5 सदस्य होते थे और सेना के 5 अंग थे। पैदल सेना, अश्वारोही सेना, हाथी सेना, रथ सेना और नौसेना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जस्टिन एक विदेशी इतिहासकार, जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। डाकुओं का गिरोह कहा है। ठीक है, एक अधिकारी होता था जिसका नाम होता था अंतपाल। अंतपाल नामक अधिकारी सेना का प्रशासन देखता था। सेना का प्रशासन देखता था। ठीक है, जो नौसेना का प्रधान होता था समुद्री सेना का, नौसेना का प्रधान नवाध्यक्ष कहलाता था। नवाध्यक्ष। वहीं ग्रुनवेडेल नाम का इतिहासकार कहता है कि मौर्यों का वंश चिन्ह, भाई राजाओं के वंशों का चिन्ह होता था ना, जैसे राजपूत राजाओं का आपने देखा होगा, मौर्यों का वंश चिन्ह जो है वो मोर था। क्या था? मोर, ऐसा कहता है। तो भैया सैन्य प्रशासन में बात यह है 6 प्रकार की समितियों द्वारा देखा जाता था। हर समिति में 5 सदस्य होते थे। सेना के टोटल 5 अंग थे। पैदल सेना, अश्वारोही सेना, हाथी सेना, रथ सेना और नौसेना।
जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। अंतपाल नामक अधिकारी जो होता था वो सेना का प्रशासन देखता था। नौसेना का प्रधान नवाध्यक्ष कहलाता था। और ग्रुनवेडेल कहता है कि मौर्यों का जो वंश चिन्ह था वो क्या था? मोर था दोस्तों। बात क्लियर है यहां तक की? तो देखो अपन ने क्या क्या देख लिया। मौर्यकालीन अभी सामाजिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति तो हम पहले देख ही चुके हैं। मौर्यकालीन राजनीतिक और सामाजिक स्थिति हम देख चुके हैं। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था हम देख चुके हैं। मौर्यकालीन न्याय प्रशासन, सैन्य प्रशासन और गुप्तचर व्यवस्था भी हम देख चुके हैं। अब बचता है मौर्यकालीन कला, तो उसको भी हम अगली क्लास में देख लेंगे। तो दोस्तों ये 1, 2, 3 तारीख की जो क्लासेस आपके सामने रिकॉर्डेड रूप में आ रही है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जो भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वहां जवाब मिलेगा। नहीं तो 4 तारीख से हमारी लाइव क्लासेस दोबारा से शुरू हो जाएंगी। आप उन लाइव क्लासेस में आकर के अपने डाउट्स को पूछिएगा, मैं आपके लिए पूरी तरह से तैयार हूं। ठीक है दोस्तों, गुड लक, ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, जय हिंद, जय भारत।